आप सभी का हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आधुनिक भारत खंड से हमने अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो नवीन पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार हम उत्तर लेखन कार्यक्रम अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश नीति के विकास का एक पक्ष कार्यपालिका विकास भी था, इस कथन का परीक्षण करें। इस प्रश्न को आप सब ने बहुत अच्छे से बखूबी लिख कर भेजा है। बहुत कम लोगों में त्रुटियां देखने को मिली हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ 200 शब्दों में लिखा था, तो उनकी कापियां नहीं चेक हुई हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ दोनों बार प्रश्न को लिखने का प्रयास करें, एक 200 शब्दों में और दूसरा हमारा है 50 शब्दों में, जिससे आपका जो लघु उत्तरीय लक्ष्य है प्रश्नों को कवर करने का वो भी पूरा होता रहे, साथ साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आपके होते रहें। तो आज इस प्रश्न का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं, अभी वो आपके सामने आने वाले हैं। तो आप आज इस प्रश्न का विधिवत अध्ययन सर के साथ मिलकर करेंगे। तो यदि इसमें कोई भी कमी रह जाती है जो आपने उत्तर लेखन किया है तो उसको आपको बताया जाता है, तो वहाँ पे ज़रूर ध्यान दिया करें। और जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं, प्रश्नों को शेयर करते हैं, तो उसके बाद ज़रूरी क्या है कि वीडियो को देखें और अपनी कमियों को, जो भी कमियाँ आपके प्रश्न में हैं, उत्तर में हैं, उस कमी को उस वीडियो से देखकर दूर करने का प्रयास करें। तो चलिए आपको मिलाते हैं अपने विशिष्ट अतिथि से, जिससे आपकी चर्चा प्रारंभ की जा सके। आइए सर का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पर। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप सभी बहुत अच्छे से उत्तर लेखन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर लेखन की पूरी जिम्मेदारी जो संभाल के रखी है आपके कुलिंदर सर ने। और निश्चित तौर पे आज़ाद MPPSC एकेडमी को आप वही प्यार देंगे जो कि आपने आज़ाद IAS एकेडमी को दिया है। तो मैं आप सभी के साथ रूबरू होऊंगा और इस प्रश्न को आपको व्यवस्थित तरीके से कराऊंगा। तो अभी सर रणनीति क्या चल रही है आपके उत्तर लेखन और को, जैसे आप मैंने देखा कि आप आधुनिक भारत के प्रश्नों को लेके चल रहे हैं जी। तो ये आपका UPSC के लिए है या मध्य प्रदेश राज्य के लिए? सप्ताह के 3 दिनों मध्य प्रदेश राज्य विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित उत्तर लेखन होता है और सप्ताह के अन्य 3 दिनों में हम UPSC के जो समसामयिक घटनाक्रम पर उत्तर लेखन होता है उसकी चर्चा करते हैं। अच्छा, तो ये आपका प्रश्न जो है राज्य विशेष है, मध्य प्रदेश राज्य विशेष के पाठ्यक्रम पर आधारित। तो देखो वैसे पाठ्यक्रम तो दोनों का सेम है, UPPCS और MPPSC में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने भी UPPSC वाले बच्चे हैं, MPPSC के बच्चे हैं, UPSC के बच्चे हैं, सब एक साथ विभिन्न एग्जामों को देते हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ये आप किसी भी लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपके लिखित परीक्षा के प्रश्न आते हैं, वहाँ पे आपको ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें सर के द्वारा सबसे बड़ी चीज़ है कि एक एक प्रश्न का है ना मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुलिंदर सर ऐसे ही लगातार आपके साथ रहेंगे और इस मंच को आप लोग वही प्यार देंगे। तो ठीक है सर, मैं प्रारंभ करता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्ज़ाम में आया भी है। और मुझे लगता है कि आज के इस प्रश्न से आप लोगों को एक बहुत बड़ी विषय वस्तु भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास और साथ साथ में आपका जो कार्यपालिका विकास को लेकर के पूरा प्रश्न पूछा गया है, इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और एक चीज़ और बताऊं, सुबह प्रातः में आप लोगों को मुहिम कार्यक्रम के द्वारा मैं भी उत्तर लेखन करा रहा हूं। प्रातः 6 बजे उत्तर लेखन का एक विशिष्ट कार्यक्रम मंडे और थर्सडे 2 दिन सप्ताह में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आप लोगों के लिए मैं करवाता हूं आज़ाद IAS एकेडमी के मंच पे। तो जो छात्र मेरे साथ अभी यहाँ पर इस पूरे सेशन को देखेंगे आज़ाद MPPSC एकेडमी में है, तो आप सभी निश्चित तौर पे आज़ाद IAS एकेडमी के मुहिम कार्यक्रम से जरूर जुड़िएगा। और मुझे लगता है सब देखते भी होंगे आप में से, उसको बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा यदि आप उसमें आएंगे। और मैं उसका उत्तर लेखन भी करवाता हूं आपका हर एक दिन आपके पिछले वीडियो का। तो चलिए अब आपको बात करते हैं। भारत में ब्रिटिश नीति के विकास में एक पक्ष कार्यपालिका विकास था। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। मैं आपको ब्रिटिश नीति और भारतीय देखो, भारत का संविधान एक दिन की उपज नहीं थी, है ना। और जो वर्तमान में आप एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कार्यपालिका विकास, पहले एक बार प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न पूछ के आ रहा है और कितने खंडों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले भारत में ब्रिटिश नीति के विकास का एक पक्ष, ब्रिटिश नीति यानी कि यहाँ पर किसी पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्रश्न में एक मुद्दा आपका ये निकल के आया, यहाँ पे मुद्दा है और मुद्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मुद्दों को नहीं समझेंगे तो शायद आप चीज़ों को डिस्कस ना कर पाए। तो एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है यहाँ से, ब्रिटिश नीति यानी ये प्रश्न में छुपा हुआ है कि विकास में एक पक्ष था कार्यपालिका विकास।
ये दूसरा विषय वस्तु जुड़ा हुआ है, भी था इस कथन का परीक्षण करें। तो ये कथन आपका जो दिया गया है इसके बारे में प्रॉपर्ली अब डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश नीति और किस तरीके से भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा लिखित विधियों के माध्यम से शासन प्रशासन करना प्रारंभ किया गया, उसमें से कौन कौन से एक्ट रहे और जिनके माध्यम से शासन प्रशासन प्रारंभ हुआ। बिल्कुल बिगनिंग से चालू करूंगा। 1600 AD का चार्टर एक्ट, नाम सुना होगा आपने इसका, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया और तब कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। इसके बाद अगला माइलस्टोन निकल के आता है 1726 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ती है इससे। और इसके बाद अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1773 का चार्टर एक्ट। अभी मैं सबकी विशेषताएं भी बताऊंगा, कुछ चीजें लिखवाऊंगा भी, लिख भी लेना भाई, ठीक है। सब लोग जो है पेन कागज लेकर बैठे हैं, चीजों को लिखेंगे भी। अगला माइलस्टोन आता है 1781 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ये अमेंडिंग एक्ट के बारे में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1793 का आपका चार्टर एक्ट। इसके बाद आता है आपका 1813 का 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद नंबर आता है 1833 का आपका चार्टर एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, अभी आप एक सीक्वेंस देखेंगे आप 20-20 साल में, 73 के बाद 93, ये दोनों आपके चार्टर एक्ट हैं, लेकिन ये मूल रूप से नहीं है। 20 साल बाद, फिर 20 साल बाद 1813, 20 साल बाद 1833, फिर 20 साल बाद 1853, लेकिन इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और फिर आता है आपका 1858 का चार्टर एक्ट। ये है क्राउन के तहत पहला चार्टर एक्ट। और फिर आता है 1861 का चार्टर एक्ट। इसके बाद आता है 1892 का चार्टर एक्ट, काफ़ी लंबी समयावधि के बाद एक संशोधन होता है। और इसके बाद आपका 1909 का चार्टर एक्ट, इसको मॉन्टेस्क्यू मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद 1919 का चार्टर एक्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद आपके 2-3 घटनाएं हैं, बड़ी घटनाएं हैं। साइमन कमीशन का आना, वो इसी के रिव्यू के लिए आता है। साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन के आगमन के बाद आपके 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और उसके परिणाम स्वरूप एक बृहद जो है संरचना होती है 1935 के चार्टर एक्ट की, भारत शासन अधिनियम की। और आगे चल के वो भारत शासन अधिनियम जो आपका है वही भारतीय संविधान में भी परिवर्तित हो जाता है। भारत के संविधान के विभिन्न पक्षों को यहीं से लिया गया है। इसके बाद आपका विभिन्न अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। उसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और एक राजनीतिक गतिरोध की स्थिति हो चुकी थी। कांग्रेस इस्तीफा दे चुकी थी। तो 1935 का एक्ट, और इसके बाद 1940 की घटना, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से राजनीतिक गतिरोध टूटे, लेकिन वो राजनीतिक गतिरोध टूटा नहीं। और इसके बाद 1945 में बेबल प्लान आया था, लॉर्ड बेबल के द्वारा एक जो है योजना बनाई गई कि कैसे भी करके भारतीयों के द्वारा सहयोग किया जाए ब्रिटेन का, लेकिन किसी भी तरीके से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। तत्पश्चात आपका अगला जो चार्टर एक्ट है वो सीधा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान की संरचना के लिए संविधान सभा के उद्देश्य से, तो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। और फिर आपका अंतिम कहें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और फिर सीधा 1950 में आ जाते हैं हम लोग। 1950 में आपका जो भारत का संविधान है, जो कि 26 जनवरी को लागू हुआ, वैसे बन के तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर को। तो ये दरअसल ये पूरे एक्ट हैं ब्रिटिश नीति के तहत। तो ये पूरी नीतियां हैं आपकी, ये पॉलिसी हैं, और ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट के द्वारा लगातार इनको पास किया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की सोच है जो भारत के प्रशासन के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब इनमें कार्यपालिका विकास देखो, शुरुआत में प्रारंभ में यदि आप यहां तक की बात करेंगे 1833 तक की, मैं एक बार आपको इसको बिल्कुल स्पष्ट करता हूं। ये पूरा का पूरा जितना भी सेक्शन है, इस सेक्शन की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जितना भी हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आपका कहाँ का है? ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसमें जो भी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ से बात शुरू होती है। अब यहाँ पे कुछ घटनाएं हैं, थोड़ा सा मैं इंगित कर देता हूँ। देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आपको आधारभूत समझ आपकी विकसित होनी बहुत जरूरी है विषय वस्तु की, यदि वो नहीं होगी कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपको 1757 एक बड़ी घटना, बंगाल विजय है ना, प्लासी का युद्ध। 1764 दूसरी बड़ी घटना, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य के शासक को पराजित किया गया बक्सर के युद्ध में। मुगल साम्राज्य, अवध का नवाब और मीर कासिम, में तीनों शासक बक्सर के युद्ध में पराजित हुए और ब्रिटिश संस्थाएं पूरी तरीके से यहां पर एक बड़ी सशक्त मजबूती के साथ बंगाल में शासक बन के उभरी। और उसके परिणाम स्वरूप ही 1773 का चार्टर एक्ट आपका आता है। तो 1773 का चार्टर एक्ट एक पहला लिखित अभिलेख था, जिसके द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके लिए एक सपरिषद, एक परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, और जिसका उद्देश्य था भारत के कानून निर्माण। तो यानी
प्रारंभ की अवधि में जो मैंने ये आपको टाइम पीरियड बताया, ये शुरुआती अवधि में जो कार्यपालिका और विधायिका एक ही संस्था थी, वही काम कार्यपालिका करती थी, वही काम विधायिका करती थी। शुरुआत में कार्यपालिका और विधायिका अलग संस्थाएं नहीं थी जैसे वर्तमान में है, कार्यपालिका अलग संस्था है और विधायिका अलग संस्था है, ऐसा नहीं था। शुरुआत में कार्यपालिका अलग थी, विधायिका अलग थी। ये बात सत्य है ना? ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। कानून निर्माण का काम यहां से चालू होता है, लेकिन अनुमति लेनी पड़ती थी। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर जो बैठे होते थे, नियंत्रक मंडल बैठे हुए थे, नियंत्रक मंडल से एक बार क्या पढ़ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये 1784 के एक्ट में दो कॉन्सेप्ट निकल के आए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को देखना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ कानूनों का निर्माण कर सकता था, लेकिन वो कानूनी निर्माण जो होंगे उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। लेकिन कालांतर में अब ये लगातार चलता रहा, यहाँ पे भी कानून बनाने की शक्ति है, यहाँ पे भी कानून, लेकिन वो एक ही संस्था है जो गवर्नर जनरल की परिषद है। वही संस्था कानून का काम भी कर रही है, वही यहाँ पे एग्जीक्यूशन का भी काम कर रही है। लेकिन 1853 से यहाँ से कार्यपालिका और विधायिका दोनों के काम पृथक पृथक कर दिए गए। कार्यपालिका अलग बना दी गई, विधायिका अलग बना दी गई। ठीक है, तो चलो कुछ चीजों को यहाँ पे, कुछ पक्षों को यदि मैं बोलता हूं तो आप लोग लिखते भी जाइए, मेरे पास इसकी पूरी एक प्रॉपर डिटेल है। तो सबसे पहले 1773 में दो शब्द में यहां पे बताऊंगा आपको, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक सपरिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निर्देशक बोर्ड की या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी पड़ती थी। ये बात मैंने आपको समझाई है। 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे 1773 एक्ट में खामियां थी और उन खामियों को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई थी कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा कानून बनाने और उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया था, यानी कि वही प्राच्यविद विचारधारा। तो 1781 का अमेंडिंग एक्ट था, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं थी और 1773 के एक्ट की कमियों को ही दूर करने के उद्देश्य से आया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कारण से ब्रिटेन में दो बार गवर्नमेंट गिरी है, फॉक्स की सरकार और उससे पहले डंडास अधिनियम। दो अधिनियम आए थे। फॉक्स उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार गिर गई और बाद में पिट्स भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और बाद में फिर ये आया और पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके तहत पहली बात, इसकी जो 4 सदस्यीय गवर्नर का एक काउंसिल थी उसमें 3 सदस्य कर दिए गए क्योंकि निर्णय बहुमत से लेना होता था और निर्णय बहुमत से लेने के बाद में कई बार गवर्नर का जो निर्णय था वो निर्णय अपने आप में निगलेक्टेड हो जाता था, क्योंकि यदि 3 सदस्य एक साथ हो गए तो गवर्नर अकेला बचता था और उसको निर्णायक मत देने के बावजूद भी कुछ नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में यहाँ पे 3 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या पिट्स इंडिया एक्ट में कम कर दी जाती है। 2 संस्थाओं का निर्माण कर दिया जाता है। गवर्नर की इसमें जो काउंसिल होती है उसको युद्ध संधि और राजस्व और सैन्य शक्ति और देशी रियायतों आदि के अधीक्षण करने की शक्ति दे दी जाती है। इसके बाद 1786 का भी एक अधिनियम आया था और 1786 का अधिनियम जो था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा था। दरअसल इसी समय अमेरिका में, आपको पता है कि अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिकी क्रांति हुई थी और जो अमेरिकी क्रांति हुई थी तो अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस था और पराजित हुआ था और ब्रिटिश सत्ता का पराभव हो गया था अमेरिका से। तो उसके बाद 1786 में उसे भारत भेजा गया तो उसने कहा भैया एक अधिनियम पारित करके पहले मुझे सर्वोच्च सेनापति भी बना दो। तो गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति की शक्तियों को देने के लिए पूरा एक अधिनियम बनाया गया था और अपनी जो परिषद है उसके निर्णयों को रद्द भी कर सकता था गवर्नर, यानी कि उनका बहुमत जो है बहुत अनिवार्य नहीं था। ये सब चीज़ों को माना गया था। 1773 का राजपेक्ट जो ये आया था, चार्टर एक्ट आया था, इसमें भी जो है बताया गया था कि जितने भी गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें इसमें जो है योग्यता वगैरह को कुछ व्यवस्थित की गई थी। नियंत्रक मंडल का जो जितने भी सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनका जो पैसा है भारतीय राजस्व से दिए जाने की बात कही थी। इसके अलावा जो विगत शासक थे, व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत के लिखित विधि विधानों द्वारा भारत का शासन किया जाएगा, इसका भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था।
1800 तो यहाँ पर कार्यपालिका विकास ही है, ये देख रहे हैं, ये पूरा कार्यपालिका विकास ही है और कार्यपालिका विधायिका एक ही संस्था के तौर पे यहाँ पर विकसित है। आगे चल के विधायिका एक अलग संस्था हो जाएगी, विधायिका एक अलग संस्था के रूप में विकसित होगी, है ना, जैसे, और कालांतर में आके द्विसदनीय विधायिका हो जाएगी जैसे वर्तमान में अभी व्यवस्था है। तो आगे जब 1813 के चार्टर एक्ट में आएंगे तो 1813 के चार्टर एक्ट में भी वही बहुत सारी हैं व्यवस्थाएं हैं कि कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त करने की बात कही गई। सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, मोनोपोली और इन सब चीज़ों को खत्म करने की बात कही गई। लेकिन चीन और चाय का, भारत से चाय का व्यापार बना रहा, बाद में इसको भी खत्म कर देते हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख ईसाई मिशनरियों का आगमन, कंपनी को 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों पर राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार, ये सब चीज़ें इसमें दी गई। ठीक है, नियंत्रक बोर्ड की जो शक्तियां थी उनको परिभाषित किया गया। फिर 1833 का चार्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तहत भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना आपका, और इसी में जो है एक विधि के संहिताकरण करने के लिए इंडिया पेनल कोड, है ना, आईपीसी, सीआरपीसी और सीबी, जितने भी आपके अधिनियम हैं, है ना, इन सब के गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया और आयोग ने रिपोर्ट भी बाद में सौंपी थी। उस रिपोर्ट के लिए फिर एक ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आयोग बनाया गया और बाद में 1861 में जो आपका आईपीसी, सीआरपीसी और अन्य जितने दंड संहिता और जितनी भी प्रक्रिया नियम संहिता हैं उनको बनाया गया। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए आयोग बनाया गया और उसका जो आपको पता ही होगा अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था और गवर्नर जनरल की काउंसिल बढ़ा दी गई। तो ओवरऑल यहाँ तक आप देखेंगे कि कार्यपालिका विधायिका एक ही शक्ति थी। परिवर्तन यहाँ से होता है 1853 से। 1853 के राजपत्र में सबसे पहली चीज़ यही थी कि पहला काम क्या किया गया, विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक कर दिया गया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य जोड़ दिया गया और यह सदस्य था विधि सदस्य। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का एक पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, फिर 1858 का अधिनियम आता है। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बहुत सारे इसमें कानून बनाए जाते हैं। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है और एक नई संस्था का बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दी जाती है, एक नई संस्था बनाई जाती है, भारत सचिव का पद बनाया जाता है। और अब गवर्नर जनरल कोई भी यदि कानून बनाता था तो उसको पहले अनुमति लेनी पड़ती थी वो कानून को भारत सचिव के माध्यम से, और उसकी 15 सदस्यीय सहमति थी और भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य होता था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे यहाँ से पूरा का पूरा सिनेरियो और भी व्यवस्थित होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और आगे चल के यहाँ पर विधायी कार्यों को विस्तारित किया जाता है। विधायिका जो थी उसके बहुत सारे कार्यों को विस्तारित कर दिया जाता है। आगे चलते अभी देखो बहुत बड़ा अधिनियम है, आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी पॉलिटी के सेशन में उन्होंने बहुत डिटेल से इन सब अधिनियमों को करवाया है। तो 1892 का जो अधिनियम है आपका, 1892 के अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। 1892 के अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त संख्यों की संख्या बढ़ा दी गई, उनके निर्वाचन का विशेष उल्लेख किया गया, सीमित चुनाव व्यवस्था की बात की गई, भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित कराने की बात कही गई, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की बात कही गई, वार्षिक आय और बजट का ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करने की बात कही गई। और एक चीज और यहाँ पर एक अधिकार मिला कि आप बजट पे चर्चा कर सकते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार खत्म कर दिया नहीं था, मतलब सीमित अधिकार दिए गए। लेकिन 1892 में बहुत सारे अधिकारों को उल्लेखित किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि भी की गई और भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया। आगे बात करते हैं 1909। अब लगातार जो आपकी विधान परिषद है उसकी संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। 1909 की बात करें तो 1909 में आपका यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत द्वारा स्थापित किया गया इसको। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया, सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने, जनहित के विषयों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है, तो 1992 में जो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था उसको 1909 के अधिनियम में बढ़ा दिया गया, दे दिया गया। तो इसको अब धीरे धीरे क्या है ना, धीरे धीरे भारतीयों को जो है विधायिका के माध्यम से लगातार जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर। अब लेकिन आगे चल के 1919 में द्वैध शासन लग जाएगा और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हो जाती है। विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है, आरक्षित और आपके जो है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय गवर्नर के पास रिजर्व हो जाते हैं और जो भी आरक्षित विषय जो होते हैं गवर्नर के पास रिजर्व हो जाते हैं और हस्तांतरित विषयों में विधान परिषद कानून बना सकती है। ठीक है, तो 1909 में जो है पूरा का पूरा, और यहाँ पे पहली बार 1909 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की
कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को जो है निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, 1919 के अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ ध्यान रखिएगा। 1919 के अधिनियम में दो चीज़ें हुई और इसको एक बार समझना बहुत जरूरी है। 1919 का अधिनियम, यहाँ पे पहली बात केंद्रीय विधायिका जो है उसको द्विसदनीय कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद पहले एक ही होती थी, एक सदनीय ही होती थी। केंद्रीय विधान परिषद इसको द्विसदनीय कर दिया गया। पहला सदन जो है इसका था, इसका नाम कर दिया गया राज्य परिषद। जैसे अभी राज्यसभा है ना, वैसे पहले होती थी राज्य परिषद। ठीक है, राज्य परिषद, और ये एक तरीके से उच्च सदन था। ठीक है, और दूसरी आपकी विधानसभा, निम्न सदन के तौर पे विधानसभा थी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये द्विसदनीय हो गई, और यहाँ पर सदस्यों को जो मनोनीत करने की जो शक्ति थी उसको बहुत व्यवस्थित किया गया, और निर्वाचित प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत से जो है निर्णय लिए जाने लग गए। और यहाँ पर जो है प्रांतों में गवर्नर की भी व्यवस्था की गई। 8 प्रांत थे उस समय ब्रिटिश प्रांत, उन सभी प्रांतों में गवर्नर की भी व्यवस्था की गई। तो 1909 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद यानी कि कार्यपालिका से विधायिका अलग हो चुकी थी। कब? ये तो हो गया था 1853 के अधिनियम से ही, लेकिन अब चल के इसको द्विसदनीय कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1935 के अधिनियम पे जाते हैं। देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अधिनियम नहीं लूंगा। ठीक है, 1935 के अधिनियम में आपको पहले तो द्वैध शासन की व्यवस्था, 1919 में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन में जैसा कि मैंने आपको बताया विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। एक है आपका हस्तांतरित विषय और दूसरे हैं आपके आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय गवर्नर के पास दे दिए गए और आरक्षित विषय आपका जो विधान परिषदें थी इनको कानून बनाने के लिए दे दिए गए। तो इंपॉर्टेंट जितने भी कानून थे वो गवर्नर के पास ही थे। इंपॉर्टेंट विषय, चाहे रक्षा की बात हो, चाहे विदेश की बात हो, चाहे संचार की बात हो, जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर के पास आरक्षित थे और गवर्नर को वीटो पावर की भी शक्ति दे दी गई। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे आगे चल के 1935 के अधिनियम से प्रांतों से, ये चीज याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स में भी, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। यानी कि केंद्र की जो विधायिका थी 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगा, प्रांतों में हटा दिया गया। तो यहाँ पे वायसराय जो था उसको पावर दे दी गई और विषय ही आरक्षित और हस्तांतरित दो प्रकार से विषयों को डिवाइड कर दिया गया। तो ओवरऑल इस तरीके से पूरा का पूरा जो आपकी विधायिका और कार्यपालिका है, आप ये चीज तो बहुत स्पष्ट तौर पे समझते हैं ना कि कार्यपालिका एक ऐसी संस्था है जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का काम करती है और विधायिका एक ऐसी संस्था है जिसका काम कानून निर्माण का होता है। तो ब्रिटिश जो नीति रही, ब्रिटिश जो पॉलिसी रही, उसमें पहले विधायिका कार्यपालिका एक ही संस्था होती थी, वही कानून निर्माण का काम करती थी और वही कानून लागू करवाने का काम भी करती थी। लेकिन कालांतर में दोनों का संस्थाओं को पृथक कर दिया गया, जिनका वर्तमान स्वरूप हम अभी देख सकते हैं। हमारे संविधान में भी उसी स्वरूप को लिया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों संस्थाएं अलग हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों को अलग कर दिया गया। विधायिका का काम विधि निर्माण था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है। गवर्नर और वायसराय को हस्तांतरित और आरक्षित विषय के माध्यम से बहुत सारी विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ओवरऑल यहां पे विधायिका हो करके भी विधायिका से ज्यादा पावरफुल कार्यपालिका ही है। तो जो आपका प्रश्न है, प्रश्न को एक बार समझिएगा। प्रश्न था भारत में ब्रिटिश नीति के विकास में एक पक्ष कार्यपालिका विकास था, तो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सत्ता किसको मिली थी? कार्यपालिका को ही मिली थी, चाहे वो हस्तांतरित और आरक्षित विषय के माध्यम से मिली हो, चाहे विभिन्न किसी भी मामले से मिली हो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे यहां पे आपको पहले भारत में ब्रिटिश नीति के विकास में पहले तो ब्रिटिश नीति को लेकर के कौन कौन से चार्टर एक्ट आए, कौन से अधिनियम आए और उन अधिनियमों में किस तरीके से कार्यपालिका के विकास को लेकर के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया। कैसे कार्यपालिका गवर्नर की एक परिषद होती थी और वही विधायिका का भी काम करती थी और कालांतर में दोनों संस्थाएं अलग हो गई और दोनों के द्वारा, लेकिन कार्यपालिका को हमेशा एक पावरफुल बॉडी के तौर पे रखा गया। वायसराय और गवर्नर को विधायिका से ऊपर रखा गया, चाहे वो द्वैध शासन के माध्यम से हो, चाहे विषयों को आरक्षित रख के हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे प्रश्नों को लिखने का आप प्रयास करेंगे और ये जितने भी एक्ट मैंने बताए आप इन एक्ट को एक बार जो है देख लीजिएगा। लक्ष्मीकांत की पुस्तक में मिल जाएंगे, वैसे सारे एक्ट तो उसमें नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा परीक्षावाड़ी की जो बुक आती है, तो परीक्षावाड़ी की बुक में आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, जो बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं हमारे,
वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो आप लोगों को वहाँ पे सारा का सारा सेक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, ये रहा आपको प्रश्न का उत्तर। इसमें जो पॉइंट है आप लोग एक बार देख लीजिएगा और लगातार उत्तर लेखन करते रहिए बच्चों। उत्तर लेखन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब तक आप उत्तर लेखन करेंगे नहीं, प्रश्न लिखेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो बस यही प्रयास करिएगा कि प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। इस विशेष कार्यक्रम में लगातार आप जुड़े रहिए और ये विशेष कार्यक्रम को विशेष बनाते रहिए। और एक चीज़ आप लोग को कार्य करना है, मध्य प्रदेश के सभी छात्रों में ये संस्था को पहुंचा देना है। मध्य प्रदेश का एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि आज़ाद MPPSC एकेडमी से ना जुड़ा हो। सबको जुड़ा रहना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।